हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई वेलकम यू ऑल ऑन द सफल 2.0 बैच, जहां पर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं सीयूईटी 2024 के लिए। मेरा नाम है देवेंद्र और मैं यहां पर आपको पढ़ा रहा हूं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। तो लास्ट 3 वीडियोस में हम लोगों ने सीखा है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स और उसके साथ साथ थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो आशा करता हूं कि आपने सबने बहुत इंजॉय किया होगा, बहुत अच्छे से आपने नोट्स प्रिपेयर करे होंगे और उसके साथ साथ आपने बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे, ताकि हमारा जो सिलेक्शन है, हमारा जो यहाँ पर ड्रीम है कि हम एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाए, वो आपका पूरा हो सके। तो उसी में मैं आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, ताकि हमारा जो कॉमन ड्रीम है वो क्या है कि आपका सिलेक्शन हो एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जो कि आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, और उसमें मैं आपके लिए सूत्रधार बन सकूं, ठीक है, आपका एक मेंटर बन सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा, आप लोगों को अच्छे से मालूम है। लास्ट क्लास में हमने सीखा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्या होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ठीक है। तो इसमें हमने 1 कमोडिटी एंड 2 कमोडिटी दोनों ही चीजों को कवर कर लिया था, और आज यहां पर हम करने जा रहे हैं कवर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू द ऑर्डिनल अप्रोच, ठीक है। जहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे बजट लाइन क्या होता है, उसके बाद बात करेंगे इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, और उसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे आता है, वो पॉइंट या फिर वो स्टेट जहां पर कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता हो किसी भी कंजम्पशन के बाद, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा वीडियो में, और अगर आपका कोई सजेशन है तो उसको भी जरूर बताइए, ठीक है। क्योंकि जितना ज्यादा आप हमें सजेस्ट करेंगे, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपको कैसा पसंद आता है, ठीक है, तो वैसे ही हम वीडियो को यहां पर डिजाइन कर पाएंगे, या फिर वो जो आपके सजेशंस हैं उनको आने वाली वीडियोस में इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं फटाफट। तो यहां पर हम समझेंगे आज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑर्डिनल अप्रोच। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम फाइंड आउट कर सकते हैं 2 मेथड से, एक कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और दूसरा है आपका ऑर्डिनल अप्रोच। दोनों में फर्क समझते हैं पहले, उसके बाद सेकंड वाले को कंटिन्यू करेंगे। तो कार्डिनल अप्रोच ये कहती है कि जो सेटिस्फेक्शन है उसको मेजर किया जा सकता है नंबर्स में, ठीक है। नंबर्स जैसे कि अगर किसी ने बोला कि मेरे लिए आइसक्रीम खाने के बाद 40 यूटिस का सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरा उसने बोला कि मेरे लिए चॉकलेट खाने के बाद 20 यूटिस का यहां पर सेटिस्फेक्शन मिला। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, ठीक है, आइसक्रीम का, वो ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, चॉकलेट के कंपैरिजन में। तो यहां पर हम लोग मेजर कर रहे हैं सेटिस्फेक्शन लेवल को किस में, कार्डिनल नंबर्स में। लेकिन ऑर्डिनल अप्रोच ये कहती है कि कभी भी सेटिस्फेक्शन लेवल को हम लोग यहां पर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं नंबर्स में, ठीक है। हम केवल प्रेफरेंस दे सकते हैं कि हमको क्या ज्यादा पसंद है और क्या कम पसंद है, ठीक है। तो इसी चीज को आपका बताने की कोशिश की यहां पर J.R. हिक्स ने, ठीक है। किसने कोशिश की, J.R. हिक्स ने बताने की कोशिश की। इसीलिए यहां पर इसको हिकीशियन अप्रोच भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिकीशियन अप्रोच भी कहा जाता है। आपको अच्छे से ही बात याद रखनी है, ठीक है। तो यहां पर इसके अलग अलग नाम आते हैं, कि सबसे पहला नाम आएगा कि ऑर्डिनल अप्रोच को और दूसरे किस अप्रोच के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहला आपका नाम क्या आएगा, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, ठीक है। काफी पॉपुलर है, अच्छे से आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है 1 मार्क में भी हमारे लिए ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो यहां पर इस तरह की गलती आप ना करें, इसके लिए आपको याद रखना है डिफरेंट डिफरेंट नेम्स जो डिफरेंट आपके अप्रोचेस के आते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, जैसे आपका एक हमने जब बात की थी इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स में, वहां पर आपका आया था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, कहीं कहीं पर उसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। दोनों चीजें एक ही हैं लेकिन अलग अलग नाम से आपके वो जाने जाते हैं। तो इन चीजों को आपको आगे ध्यान रखना है, ताकि आपका कभी भी अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले तो वहां पर आप गलती ना करें, या फिर गलती होने के चांसेस बहुत ही मिनिमल हो, ठीक है। तो ऑर्डिनल अप्रोच को हम 2 नाम से जानते हैं, सबसे पहला इंडिफरेंस कर्व अप्रोच और दूसरा हिकीशियन अप्रोच, ठीक है। अब हिकीशियन अप्रोच क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस अप्रोच को J.R. हिक्स ने और R.G. डे एलन ने यहां पर बताया था, इसीलिए इसका नाम हिकीशियन अप्रोच कहा जाता है। अब यहां पर ये क्या कहना चाह रहे हैं,
ये कहना ये चाह रहे हैं कि अर्लियर हमने जो क्या देखा कि हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कह रहे थे कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स, लेकिन जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है कार्डिनल अप्रोच का, ये हम लोग लागू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते हैं यूटिलिटी नंबर्स में, हम केवल प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है, कि हमको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो कीवर्ड्स, कभी भी जब आप चीजों को याद कर रहे हो, समझ रहे हो, तो कीवर्ड्स को जरूर नोट किया कीजिए अपने नोट्स में। क्या कह रहे हैं ये? अ कंज्यूमर कैन ओनली रैंक वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। यहां पर हम ये नहीं बता सकते कि किसको कितना सेटिस्फेक्शन किसके कंजम्पशन के बाद मिला है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कोई आप दावत में जा रहे हो, ठीक है, जैसे दावत में आप लोग गए, सब लोग जाते होंगे, किसी के बर्थडे की दावत है, किसी के शादी की दावत है, और कभी कभी किसी और भी दावत में जा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर जब कभी किसी की डेथ होती है तो वहाँ भी दावत होती है, लेकिन उसका ओकेजन थोड़ा दूसरा होता है। आप वहाँ पर खुशी मनाने नहीं जा रहे, आप वहाँ पर गम को शेयर करने के लिए जा रहे हो। तो जैसे आप दावत में गए, दावत में जाने के बाद आपने क्या देखा, वहां पर आपके पास सबसे पहले तो कढ़ाई पनीर का ऑप्शन है, ठीक है। आपने प्लेट उठाई और आपने क्या देखा, हमारे पास कढ़ाई पनीर भी है। हमारे पास दूसरा ऑप्शन है पनीर बटर मसाला, ठीक है, पनीर बटर मसाला, है ना, हम इसको भी ले सकते हैं दूसरा। उसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन है शाही पनीर का, ठीक है, शाही पनीर का। एंड उसके बाद आपके पास एक और कॉम्बिनेशन अवेलेबल है जो कि है छोले, ठीक है। अब इतने सारे कॉम्बिनेशन आपको अवेलेबल हैं, अब इसमें से आपने चूज किया, ठीक है, चूज किया क्या कि मैं भाई सबसे पहले क्या खाऊंगा, मैं सबसे पहले यहां पर अपने लिए क्या लेना पसंद करूंगा, पनीर बटर मसाला, ठीक है, क्योंकि मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है। सेकंड नंबर पर मैंने क्या देखा, मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है, यहां पर कढ़ाई पनीर। थर्ड जो मैंने यहां पर प्रेफरेंस दिया वो मुझे क्या पसंद है, छोले, ठीक है। और फोर्थ नंबर पर मुझे क्या पसंद है, यहां पर क्या पसंद है, शाही पनीर है। तो यहां पर इसका कहने का मतलब क्या है उसको समझते हैं कि अगर किसी पर्सन को यहां पर 4 कटोरी में, 4 बाउल में ये चारों डिशेस सर्व कर दी जाए, तो व्हाट ही विल चूज फर्स्ट, यहां पर सबसे पहले वो क्या चूज करेगा, तो यहां पर सबसे पहले क्या चूज करेगा, वो पनीर बटर मसाला, है ना। सेकेंड नंबर पे वो क्या चूज करेगा, कढ़ाई पनीर। अगर यहां पर पनीर बटर मसाला अवेलेबल नहीं होगा तब, अगर इन दोनों में से कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है देन ही विल चूज छोले, और अगर इन तीनों में से कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो वो यहां पर क्या चूज करेगा, शाही पनीर। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ऑर्डिनल अप्रोच ये कहती है कि कभी भी कोई कंज्यूमर किसी भी चीज का कंजम्पशन कर रहा है तो जो उसे सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा आउट ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज या फिर आउट ऑफ डिफरेंट गुड्स, ठीक है, ही कैन रैंक हिज प्रेफरेंस। वो कभी मेजर नहीं कर सकता कि मुझे कितना सेटिस्फेक्शन लेवल मिला है ना, क्योंकि अब हो सकता है कि मुझे किसी भी चीज के कंजम्पशन के बाद 40 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला हो, और फिर उसके बाद क्या हो कि यहां पर मुझे कोई मैंने दूसरा गुड्स खाया, ठीक है, कंज्यूम किया, तो वहां से मुझे 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला हो। लेकिन हाउ कैन आई मेजर कि मुझे 40 यूटिल्स का ही सेटिस्फेक्शन मिला है, मुझे 20 यूटिल्स का ही सेटिस्फेक्शन मिला है, तो ऐसा तो हम बता नहीं सकते। हम क्या बता सकते हैं कि हमको क्या ज्यादा पसंद है और हमको क्या कम पसंद है। आई होप इतना आपको टॉपिक क्लियर हो चुका होगा कि ऑर्डिनल अप्रोच क्या कहती है, ठीक है। अब देखो, इस ऑर्डिनल अप्रोच को प्रूव करने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट को पहले समझना होगा, देन हम उस लेवल पर पहुंच पाएंगे जहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर होता है, जहां पर उसे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है आउट ऑफ कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स, ठीक है, एट अ गिवन प्राइस लेवल एंड एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम। तो सबसे पहले समझते हैं यहां पर क्या होता है आपका बजट सेट, ठीक है। देखो, कभी भी जब कोई भी आप कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स खरीदते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बंडल। जैसे आपके पास एक थैला है, ठीक है, बैग है, हैंडबैग है, उसमें आपने क्या किया, कुछ गुड्स लेकर आप अपने घर पर चले आए। तो यहां पर जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स आपने खरीदे, जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स आपने खरीदे, तो उनको क्या बोलेंगे, उनको यहां पर हम बोलेंगे बंडल, ठीक है। क्या बोलेंगे, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स इज नोन एज बंडल। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने यहां पर खरीदा एप्पल और दूसरा खरीदा आपने यहां पर ऑरेंज, दूसरा क्या खरीदा आपने, ऑरेंज, ठीक है।
तो जैसे मान लीजिए कि आपने एक यहां पर एप्पल खरीदा और यहां पर आपने एक क्या खरीदा, ऑरेंज, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका बंडल। दूसरा चूज करते हैं, आपने यहां पर एक एप्पल खरीदा, दो ऑरेंजेस खरीदे, एक अलग बंडल हो गया। ऐसे ही आपने यहां पर 0 ऑरेंजेस खरीदे, सॉरी 0 एप्पल्स खरीदे एंड 2 ऑरेंजेस खरीदे, तो ये भी क्या हो गया, बंडल हो गया। तो ये आप जो देख रहे हो अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आपके बंडल। ठीक है, क्या कहलाते हैं, ये बंडल कहलाते हैं। तो अब यही जो बंडल्स आप खरीद पाते हो आउट ऑफ योर गिवन इनकम, इसको क्या बोलते हैं, इसको यहां पर बोलते हैं बजट सेट। क्या बोलते हैं, बजट सेट। ठीक है, मैं आपको थोड़ा और इलेबोरेट करता हूं ताकि आपकी थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। देखिए, ये आपका बंडल ए हो गया, ये बंडल बी हो गया और ये बंडल सी हो गया। ठीक है, जो आप खरीद पा रहे हो अपने गिवन लेवल ऑफ इनकम पर एट गिवन लेवल ऑफ प्राइस। ठीक है, ये बंडल हो गए अलग अलग। अब थोड़ा सा और चीजों को इलाबोरेट करने के लिए थोड़ा सा और डाइव करते हैं। जैसे आपका एक पॉइंट ऑफ टाइम पर इनकम लेवल जो है वो कितना है, वो ₹20 है। ठीक है, अब आपने दो गुड्स खरीदने हैं, आपने कोई भी दो गुड्स खरीदने हैं। ठीक है, गुड्स एक्स एंड गुड बाय। ठीक है, गुड एक्स एंड गुड बाय, और उनका जो प्राइस है, ठीक है, ठीक है, वो कितना है आपका ₹5 मतलब हर जो गुड्स आप खरीद रहे हो वो कितने रुपए का है, वो आपका ₹5 का आ रहा है, और आपके पास इनकम लेवल कितना है, वो आपके पास है केवल ₹20। ठीक है, तो यहां पर देखो कैसे कैसे आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो अलग अलग गुड्स के। ठीक है, जैसे सबसे पहला तो देखो क्या है कि हमने यहां पर 0 गुड एक्स खरीदा, 0 गुड बाय खरीदे, है ना। पहला कॉम्बिनेशन हमारे पास ये हो गया कि हम कुछ खरीदे ही नहीं। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है यहां पर कि आपने 0 गुड एक्स खरीदा और 1 गुड बाय खरीदा। तीसरा क्या हो सकता है, 0 आपने गुड एक्स खरीदा, ठीक है, और 2 आपने यहां पर क्या खरीद लिए, वाई, फिर 0 3, फिर आपका 0 4। ठीक है, तो यहां पर आप क्या देख पा रहे हो, यहां पर आपने आउट ऑफ 20 कितने रुपए खर्च किए, बताइए फटाफट, केवल ₹5। क्यों, क्योंकि आपने केवल एक कॉमोडिटी खरीदी है जिसका प्राइस कितना है, ₹5 है। ऐसे ही यहां पर आपने 02 पर क्या किया, ₹10 खर्च कर दिए। 03 पर आपने यहां पर ₹15 खर्च कर दिए, एंड 04 पर आपने कितने रुपए खर्च कर दिए, यहां पर आपने ₹20 पूरे के पूरे खर्च कर दिए। ठीक है, फिर अगला देखो, यहां पर आपने 1 क्या किया, ठीक है, एक गुड एक्स खरीदा और एक गुड बाय खरीदा, इस तरह से आप काम कर रहे हो। फिर आपने क्या किया, 1 2 1 3, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बन गया आपका। फिर ऐसा ही करते करते आप क्या देखोगे, यहां पर कई सारे ऐसे बंडल्स बनेंगे जहां पर हम लोग 100% जो रुपया है उसको खर्च कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहां पर जो भी बंडल्स आप देख रहे हो, जो आप खरीद सकते हो, जो आप खरीद सकते हो अपने इस गिवन लेवल ऑफ प्राइस पर और गिवन लेवल ऑफ इनकम पर, इसको क्या बोलते हैं, बजट सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बजट सेट। जैसे अब यहां पर एक चीज आप एक और गौर करो कि कुछ बंडल्स ऐसे हैं इस पूरे बजट सेट में जहां पर आपने जितना भी आपके पास पैसा है वो आपने सारा का सारा खर्च कर दिया। जैसे अगर ये वाले बंडल की बात करूं मैं 04 की, तो यहां पर क्या होगा, आपके पास जितना पैसा था उतना पैसा आपने क्या किया, खर्च कर दिया। ऐसे ही यहां पर हम बात करें, यहां पर आपने क्या किया, एक गुड एक्स खरीदा और 3 गुड्स बाय खरीदे, और आपने यहां पर टोटल जो आपके पास ₹20 थे वो आपने खर्च कर दिए। ठीक है, यहां पर आपने टोटल ₹20 थे वो खर्च कर दिए। ठीक है, ₹20 के बराबर खर्च कर दिए। यहां पर भी आपने ₹20 के बराबर खर्च कर दिए। ठीक है, ऐसे ही कुछ और भी बंडल्स हम लोग यहां पर देख लेते हैं जहां पर आपने 100 जो आपका 100% रुपया है वो आपने खर्च कर दिया होगा। जैसे एक कॉम्बिनेशन आपका ये बनेगा 2 2 2 2, मतलब यहां पर आपने क्या किया, 2 गुड एक्स खरीदे और 2 गुड बाय खरीदे। तो यहां पर भी आप क्या देखोगे, यहां पर भी आप देख पा रहे होगे कि हमारे पास जितना पैसा था उतना हमने सारा का सारा खर्च कर दिया। ठीक है,
यहां पर भी आपने क्या किया, जितना आपके पास पैसा था आपने सारा पैसा खर्च कर दिया है। ठीक है, यहां पर भी क्या किया आपने, ₹20 खर्च कर दिए। ऐसे ही अगर आप कॉम्बिनेशन की बात करो तो आपने देखोगे यहां पर 2 1 का एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। ठीक है, अरे बात समझ, लेकिन यहां पर आप क्या देखोगे, पूरा पैसा खर्च नहीं हो पा रहा है। तो जो कोई भी ऐसा बंडल जहां पर आपने 100% पैसा खर्च कर दिया अपने इनकम का, वो क्या हो गया, वो एक ऐसा पॉइंट हो गया जहां पर आपने फुल यूटिलाइजेशन किया अपने रिसोर्सेस का, अपने पास अवेलेबल मनी का। इसके अलावा जो भी आपने यहां पर बंडल्स खरीदे हैं जहां पर आपका 100% पैसा खर्च नहीं हो पा रहा है, वो आपके क्या कहलाएंगे, बजट सेट कहलाएंगे। ठीक है, अरे बस समझ। तो बजट सेट में क्या होगा, बजट सेट में वो सारे बंडल्स भी होंगे जहां पर आपने सारा का सारा पैसा खर्च कर दिया है और जहां पर आपने सारा का सारा पैसा खर्च नहीं किया है। लेकिन जब कभी बात आती है बजट लाइन की, तो बजट लाइन में आपके वो सारे बंडल्स आते हैं जहां पर आपने 100% जो आपके पास पैसा है वो सारा का सारा यूटिलाइज कर लिया है एंड यू आर लेफ्ट विथ नो मनी। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 0 4, उसके बाद आपका क्या हो गया, 1 3 हो गया, और उसके बाद 2 2 हो गया एंड 3 1 एंड 4 0। ठीक है, 3 1 एंड 4 0। ठीक, 3 1 एंड 4 0। तो ये आपके ऐसे बंडल्स हैं जहां पर आपने 100% पैसा यूटिलाइज कर लिया है। तो हम समझते हैं बजट सेट की डेफिनेशन। बजट सेट क्या कहता है, बजट सेट कहता है आपके लिए कि वो बंडल्स, ठीक है, वो बंडल्स जहां पर आपने क्या किया है, सब कुछ बाय कर लिया जो भी आपके पास पैसा था। ठीक है, और आपने 100% पैसा यूटिलाइज कर भी लिया हो सकता है और 100% पैसा यूटिलाइज नहीं भी किया हो सकता है। आ रही बात समझ। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या देखा, बहुत सारे ऐसे बंडल्स बन जाएंगे आपके जो कि आप खरीद सकते हो अपने रुपए के, जो भी आपके पास पैसा है उसके अंडर में, और उससे नीचे भी आप जा सकते हो। तो आई होप बजट सेट आपको क्लियर हो गया होगा। अगली बात करते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बजट लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट अ consumer can afford given their income and prices, a line that shows the optimal consumption of bundle, a line indicating the maximum utility of a utility consumer can achieve। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है ये जो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, क्या कह रहा है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड गिवन देयर इनकम एंड प्राइसेस। ठीक है, तो ये आपका यहां पर सही हो जाता है। ठीक है, अब समझते हैं बजट लाइन का कॉन्सेप्ट। बजट लाइन में आपको जो की पॉइंट याद रखना है वो ये है, वो कि कभी भी कोई भी आपका ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जाए, ठीक है, कैसा कॉम्बिनेशन बनाया जाए जहां पर आपका कंज्यूमर जो है वो सारा का सारा जो पैसा है वो खर्च कर दे रहा है। ठीक है, जैसे आपने क्या देखा था अभी यहां पर कि हमारे पास जो अवेलेबल बजट सेट है उसमें कुछ तो ऐसे बंडल्स हैं जहां पर हमने कभी भी फुल यूटिलाइजेशन ऑफ मनी नहीं किया है, कुछ हमारे पास ऐसे बंडल्स आ रहे हैं जहां पर हमने क्या किया है, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ मनी किया है। ठीक है, तो बजट सेट क्या है, वो सब बंडल्स हैं जो कि हम बाय कर सकते हैं। अरे बस समझ, बजट सेट वो बंडल्स के कॉम्बिनेशन है जहां पर हमने सब कुछ कॉम्बिनेशन बाय किया है। ठीक है, लेकिन बजट लाइन का कॉन्सेप्ट ये कहता है वो बंडल्स जहां पर हमने फुल यूटिलाइजेशन ऑफ मनी किया है। ठीक है, अरे बस समझ। तो बजट लाइन में कौन कौन से बंडल्स आएंगे, बजट लाइन में आपका आएगा 0 4, यहां पर भी हमने फुल यूटिलाइजेशन किया अपना मनी का, 1 3 यहां पर भी फुल यूटिलाइजेशन किया मनी का, यहां पर भी फुल यूटिलाइजेशन किया, और उसके बाद 3 1 यहां पर भी हमने क्या किया, फुल यूटिलाइजेशन किया मनी का। आई होप, ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा बजट सेट और बजट लाइन का कॉन्सेप्ट। बहुत अच्छे से मैंने आपको क्लियर कर दिया। बजट सेट में वो सारे कॉम्बिनेशन आते हैं जहां पर हमने अपनी मनी को यूटिलाइज 100% किया भी हो सकता है और नहीं भी किया हो सकता है। ठीक है, लेकिन बजट लाइन में हमेशा आपके वही बंडल आएंगे जहां पर हमने 100% यूटिलाइजेशन किया है अपने मनी का। तो आई होप आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। जैसे यहां पर आपके सामने एक
शेड्यूल दिया गया है जहां पर हमने दो गुड्स को लिया है, एक तो चॉकलेट एंड दूसरा आपका आइसक्रीम, ठीक है। और यहां पर आपको जो बात याद रखने वाली है वो ये कि आपका जो चॉकलेट का प्राइस है, ठीक है, जो चॉकलेट का प्राइस है वो कितना है, वो आपका 4 है, और आइसक्रीम का प्राइस जो है वो कितना है, वो आपका 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक कॉम्बिनेशन देखो जहां पर आपके पास 0 चॉकलेट है एंड 10 आपके पास आइसक्रीम है। तो यहां पर क्या हो रहा है, 100% रुपया यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है, आपने सब पैसा यूटिलाइज कर लिया। फिर ऐसे आप देखोगे यहाँ पर 1 एंड 8 है, तो यहाँ पर क्या होगा, 8 2 16 एंड 1 4। तो यहाँ पर भी आप क्या देखोगे कि आपने 100% पैसा यूटिलाइज कर लिया, आपके पास कुछ भी नहीं बचा, यू हैव लेफ्ट विद नो मनी। ऐसे ही जब आप थर्ड कॉम्बिनेशन देखोगे तो यहाँ पर भी आपने क्या किया है, ठीक है, यहाँ पर भी आपने 8 रुपीज का यूज किया है और आपके पास बचे कितने, 12, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कितने रुपए का यूज कर लिया, 12 का। तो यहाँ पर आपका टोटल जो खर्चा हुआ वो कितना हुआ, 20। तो यहां पर आप क्या देख पा रहे हो, आप एक थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए, ऑब्जर्वेशन कीजिए कि यहां पर हमने जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल्स लिए हैं वो आपके ऐसे बंडल्स हैं जहां पर हमने 100% पैसा अपना यूटिलाइज कर लिया है, ठीक है। तो अगर यहां पर मैं इस शेड्यूल को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दूं, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दूं तो कुछ इस तरह से निकल के आता है। ठीक है, तो यहां पर जो आपका एक्स वर्टिकल है इसको हमने क्या नाम दिया है, ये आपका हो गया चॉकलेट, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा चॉकलेट, और ये क्या हो गया हमारा आइसक्रीम, ठीक है, ये क्या हुआ हमारा आइसक्रीम और ये क्या हुआ चॉकलेट। तो यहां पर अगर हम इसको प्लॉट करें, ठीक है, ठीक, तो यहां आप क्या देखोगे, एक इस तरह से लाइन आपकी बनते हुए जाएगी, ठीक है, यहां पर आपकी इस तरह से एक लाइन बनते हुए ये जाएगी। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे बजट लाइन। क्या बोलेंगे इसके लिए, बजट लाइन बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए आप पहला ए कॉम्बिनेशन देखो, यहां पर ए कॉम्बिनेशन जहां पर आपके पास 0 क्या है चॉकलेट है एंड 10 आपके पास आइसक्रीम है, ठीक है। तो ये ए पॉइंट हो गया आपका, ठीक है, ए पॉइंट ऑन द बजट लाइन क्या है, जहां पर आपके पास 0 आपके पास क्या है, यहां पर चॉकलेट है एंड 10 आपके पास क्या है आइसक्रीम है। ऐसे ही अगर आपने एक यूनिट यहां पर क्या किया, बढ़ाया अपना कंजम्पशन चॉकलेट का, तो आप क्या देखोगे कि आप यहां पर 8 यूनिट ही खरीद पा रहे हो क्या आइसक्रीम, ठीक है। तो एक आपका ये पॉइंट हो गया, मैं इसको कलर चेंज करके बताता हूं, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, एक ये पॉइंट हो गया, बी हो गया, ठीक है। सी पॉइंट पर देखो यहां पर जहां आपने 2 चॉकलेट खरीदे हैं और आपने आइसक्रीम कितना खरीदे हैं 6, ठीक है, तो ये हो गया आपका सी। 3 पे देखो आप, ठीक है, जहां आपने 3 चॉकलेट खरीदे हैं तो आपने कितना खरीदा आइसक्रीम यहाँ पर 4, ठीक है। ऐसे ही जब आपने 4 चॉकलेट खरीदे तो आपने यहाँ पर 2 क्या खरीदे आइसक्रीम, ठीक है, ये आपका डी हो गया, ये आपका ई हो गया एंड ये आपका क्या हो गया एफ हो गया, जहां पर आपने पांचों क्या खरीदे, पांचों आपने खरीदे चॉकलेट, ठीक है। तो बजट लाइन की डेफिनेशन अगर आपको इस तरह से भी दी जाए कि एक ऐसी लाइन जहां पर वो सारे पॉइंट्स हो जहां पर आपके उन बंडल्स से सारा पैसा खर्च हो जाए, ठीक है, एक ऐसी लाइन जहां पर उन सारे पॉइंट्स को प्लॉट किया जाए जो उन बंडल्स को रिप्रेजेंट करते हो जो आपका 100% यूटिलाइजेशन ऑफ मनी दिखाते हो, उसे क्या बोलेंगे, उसे यहां पर हम क्या बोलेंगे, बजट लाइन। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी बजट लाइन क्या होता है। अब देखो बजट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, बजट लाइन की इक्वेशन क्या होती है वो भी आपको अच्छे से याद रखना है। बजट लाइन क्या होता है, बजट लाइन क्या होता है, बजट लाइन का यहां पर मतलब होता है आपका कि कभी भी आपसे इक्वेशन अगर पूछी जाए तो भाई सीधी सी बात क्या है कि प्राइस ऑफ एक्स पर जो भी आपने क्वांटिटी ऑफ एक्स खरीदी, ठीक है, एक प्राइस हो गया आपका, एक क्वांटिटी हो गई, ठीक है, तो यहां पर आपने कुछ पैसा खर्च कर दिया होगा। फिर दूसरा आपका प्राइस ऑफ बाय गुड्स एंड क्वांटिटी ऑफ वाई गुड्स, ठीक है, ये आपका किसके बराबर होगी, एम के बराबर होगी, ठीक है। तो बजट लाइन आपका क्या हो गई,
बजट लाइन एक ऐसी लाइन हो गई जहां पर आपने जो भी बंडल्स खरीदे वो एग्जैक्टली क्या है, इक्वल है टू योर इनकम। ठीक है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बजट लाइन आपका उन बंडल्स को रिप्रेजेंट करती है विच कॉस्ट एग्जैक्टली योर मनी। ठीक है, मैं इसको लिख दे रहा हूं। बजट लाइन consist of those bundles, budget line consist of those bundles, which cost exactly equal to your money income, your money income। ठीक है, तो ये आपका सीयूटी में कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे आने वाले टाइम में भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है ये फॉर्मूला। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला, जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है आपको याद रखना है, जहां पर हमने बात की पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई इजक्वल्स टू एम है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका 1 मार्क में पूछा गया है और आगे आने वाले जो एग्जाम है वहां पर भी ये ऐसे ही पूछा जा सकता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर आपसे कभी भी इस तरह से पूछ लिया जाए कि भाई बजट कॉन्स्टेंट क्या होता है, बजट कंस्ट्रेंट क्या होता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए, डिस्क्लोज कर दीजिए। ठीक है, बजट कंस्ट्रेंट, तो बजट कंस्ट्रेंट भाई क्या होगा, भाई कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रुकावट। ठीक है, क्या मतलब होता है, रुकावट। अब रुकावट क्या है, रुकावट ये है कि अगर आपकी जेब में 20 रुपए हैं देन यू कैन नॉट स्पेंड 21 रुपीज। क्यों, क्योंकि आपकी जेब में 20 ही रुपए हैं, आप 21 रुपए नहीं खर्च कर सकते। मतलब आप कोई ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल नहीं खरीद सकते जो आपकी मनी इनकम से क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, अरे बात समझ, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 5 आइसक्रीम भी खरीद ली, सॉरी 5 चॉकलेट भी खरीद ली हो और आपने एक आइसक्रीम भी खरीद ली हो। क्यों, क्योंकि ये आपके बजट है उससे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो बजट कंस्ट्रेंट क्या होता है, ये होता है आपका पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई। ठीक है, ये क्या होगा, ये हमेशा आपका या तो आपकी जो मनी इनकम है उससे कम होगा या फिर उसके बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसके लिए भी आपको मार्क करना है। ठीक है, अच्छे से याद रखना है ताकि अगर हमारे एग्जाम में आगे कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो हम इसको अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो ये भी आपका सीयूटी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 1 मार्क में ये भी पूछा गया है, सीयूटी 2024 में पूछा गया और ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया। तो यहां से हमने 2 क्वेश्चन अपने सही कर लिए, बजट लाइन का कॉन्सेप्ट क्या होता है एंड बजट कंस्ट्रेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि बजट लाइन जो है उसके फीचर्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। ठीक है, तो बजट लाइन का जो स्लोप होता है ठीक है, बजट लाइन का जो स्लोप होता है वो आपको क्या लिखना है, वो आपको लिखना है नेगेटिव पी एक्स अपॉन पी वाई। ठीक है, तो ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। ठीक है, 1 मार्क में आपका ये भी पूछा जाएगा और कई बार पूछा भी गया है। स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है, नेगेटिव पी एक्स अपॉन पी वाई। अब ये क्यों होता है, इसके पीछे भी रीजन है। क्यों, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड इनकम है, हमारे पास 20 ही रुपए हैं एंड इफ वी आर गोइंग टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड चॉकलेट या फिर गुड एग्स, देन वी हैव टू सेक्रीफाइस द कंजम्पशन ऑफ गुड बाय। ठीक है, एंड जिस रेट से सेक्रीफाइस करना होगा उस रेट को हम लोग क्या बोलेंगे, उस रेट को हम लोग बोलेंगे यहां पर पी एक्स अपॉन पी वाई। ठीक है, तो स्लोप क्या होता है, पी एक्स अपॉन पी वाई, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको अच्छे से ये याद रखना है अपने सीयूईटी एग्जाम के लिए। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो बजट लाइन है वो आपका यहां पर एक स्ट्रेट लाइन आपको दिखेगी जहां पर जो स्लोप है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, आपकी ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। ठीक है तो एक बात मैं और लिख दे रहा हूं यहां पर कि जो आपका बजट लाइन है वो कैसी होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। ठीक है, बजट लाइन कैसी होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। ठीक है, डाउनवर्ड
स्लोपिंग होती है, ये बात भी आपको अच्छे से याद रखना है। क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड इनकम है और लिमिटेड इनकम होने के कारण अगर हम कभी भी एक्स गुड का कंजम्पशन बढ़ाते हैं, इफ वी आर गोइंग टू इंक्रीज द कंजम्पशन एक्स, देन वी हैव टू सैक्रिफाइस द कंजम्पशन ऑफ गुड बाय। ठीक है, जिस रेट से सैक्रिफाइस करते हैं उसे क्या बोलते हैं? पी एक्स अपॉन पी वाई। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे एप्पल है, ठीक है, एप्पल है और दूसरा आपके पास बनाना है। ठीक है, दूसरा क्या आपके पास? बनाना है। एप्पल का जो रेट है वो आपका ₹2 है, सॉरी 4 है। एप्पल का रेट कितना है? 4 है। एंड बनाना का जो रेट है वो आपका 2 है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इफ वी वांट टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ एप्पल बाय 1 यूनिट, देन हाउ मच बनानास वी हैव टू सैक्रिफाइस। तो इसका कैसे आप निकालोगे भाई, बताइए। बस सीधी सी बात ये है, मैं यहां पर लिख के आपको समझाता हूं। ठीक है, टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ एप्पल्स, ठीक है, एप्पल्स बाय 1 यूनिट, 1 यूनिट, we have to sacrifice बताइए कितना? 4/2 यूनिट्स ऑफ बनाना। क्यों? क्योंकि प्राइस ऑफ एप्पल कितना है? 4 है और प्राइस ऑफ आपका बनाना जो है वो क्या है? 2 है। ठीक है, जैसे, ठीक है, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई क्या निकल कर आएगा? ये 4/2 और ये क्या निकल कर आएगा? 2। ठीक है, तो यहां पर आपको अगर 1 यूनिट से आपका एप्पल का कंजम्पशन बढ़ाना है, देन यू हैव टू सैक्रिफाइस 2 यूनिट ऑफ बनानास। ठीक है, 2 यूनिट्स ऑफ बनाना। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। एंड दिस रेट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द लाइन, और इसी वजह से आपका जो बजट लाइन है वो स्ट्रेट बनती है। ठीक है, कैसी होती है? स्ट्रेट बनती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। ठीक है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। अब इसके रीजन को भी समझ लीजिए, रीजन क्या है इसके पीछे। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है ये? क्योंकि अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं अपना कंजम्पशन किसी भी गुड का, देन वी हैव टू सैक्रिफाइस। ठीक है, क्या लिखेंगे यहां पर? टू इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ गुड 1 बाय 1 यूनिट, we have to sacrifice consumption of good 2। ठीक है, क्यों? ड्यू टू लिमिटेड इनकम, ड्यू टू लिमिटेड इनकम। ठीक है, तो यहां से आपका 1 नंबर का ही सवाल तैयार हो गया। ठीक है, 1 नंबर का सवाल आपका यहां तैयार हो गया। अब उसके बाद देखो, अगर आपसे पूछा जाता है कि स्ट्रेट लाइन के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेट लाइन के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर क्या बोलोगे? यहां पर क्या बताइए, यहां पर क्या बोलोगे कि जो आपका स्लोप है, ठीक है, स्लोप ऑफ बजट लाइन इज कांस्टेंट। ठीक है, क्या है बजट का लाइन? बजट लाइन का स्लोप कांस्टेंट है, दैट इज
ठीक है, दैट इज बताइए नेगेटिव पी एक्स अपॉन पी वाई। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन आपके यहां से तैयार हो गए बजट लाइन से, जो आपके सीयूईटी एग्जाम में पूछे गए और आगे आने वाले टाइम में भी पूछे जाएंगे। स्ट्रेट लाइन क्यों होती है? क्योंकि जो स्लोप ऑफ बजट लाइन है वो कांस्टेंट होता है, किस रेट से? नेगेटिव पी एक्स अपॉन पी वाई। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है? क्यों? क्योंकि हमारे पास जो मनी इनकम है, रिसोर्सेज हैं, वो लिमिटेड है, और अगर हम किसी गुड्स का यहाँ पर कंजम्पशन बढ़ाना चाहते हैं तो वी हैव टू सेक्रीफाइस द कंजम्पशन ऑफ अदर गुड। ओके, तो हमने सीख लिया बजट लाइन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे एग्जाम में काम आएगी, ये बजट कंस्टेंट की इक्वेशन हमारे काम में आएगी। अगर इस तरह से देखा जाए तो बजट लाइन का आपका स्लोप आप क्या बोलोगे? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। स्लोप क्या होता है? पी एक्स अपॉन पी वाई। तो इतने सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां पर बन सकते हैं बजट लाइन से। ठीक है, तो कभी भी कुछ भी पढ़ो, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ो, बहुत आराम से पढ़ो, आराम से नोट्स बनाओ, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमारा वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा पढ़ते हैं उतना ही ज़्यादा आपके डाउट्स क्लियर होते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, आपके अंदर क्लैरिटी आती है सब्जेक्ट को लेकर। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको चीज़ें याद रहें, और मॉक टेस्ट भी लगाना है, क्योंकि मॉक टेस्ट जब लगाओगे तो आपको पता चलेगा किस वैरायटी के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रहे हैं और हमको किस तरह से और अच्छी प्रिपरेशन करनी है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेस व्हाइल प्राइसेस रिमेन कांस्टेंट, हाउ डज द बजट लाइन चेंज? ये आपका सीयूईटी 2024 का क्वेश्चन है। ठीक, सॉरी, सीयूईटी 2023 का क्वेश्चन है, जहां पर बोला गया है कि अगर आपका जो कंज्यूमर की इनकम है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, और जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहता है, तो इससे बजट लाइन पर क्या चेंज दिखाई पड़ेगा? तो देखो, समझते हैं इसको हम लोग एक बजट लाइन के जरिए, बाद में देखेंगे क्या ऑप्शन यहां पर सही होगा और क्या ऑप्शन आपका गलत होगा। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है? ये हमारा एक्स कमोडिटी है और ये हमारा बाय कमोडिटी है। ठीक है, अब देखो यहां पर जो प्राइस लेवल होगा वो कांस्टेंट रहेगा, सबको पता है। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ऐसा हमको क्वेश्चन बोल रहा है। अब क्वेश्चन बोल रहा है तो हमारी जो बजट लाइन होगी वो क्या होगी? स्ट्रेट होगी। अब सोचिए कि यहां पर बजट लाइन की कोई इक्वेशन है जो कि क्या होगी? यहां पर कांस्टेंट होगी, वो चेंज नहीं होगी। लेकिन हमारे पास जो इनकम है वो बढ़ गई, इनकम मान लीजिए डबल हो गई, प्राइस लेवल नहीं चेंज हुआ, तो क्या होगा? हम यहां पर ज्यादा गुड्स को खरीद पाएंगे, मतलब हमारे लिए, हमारे थैले में ज्यादा अब सामान आ पाएगा। ज्यादा सामान आएगा तो क्या होगा? यहां पर आप क्या देखोगे? हमारे पास जो सामान आएगा वो पहले के मुकाबले ज्यादा होगा, और ये बजट लाइन क्या होगी? आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, क्या होगी? ये आगे की तरफ आपका शिफ्ट हो जाएगी, ऐसा आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका ए बी पुरानी वाली बजट लाइन है, और ए बी डैश ये क्या है? आपकी नई बजट लाइन है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर आप क्या बोलोगे? इट शिफ्ट आउटवर्ड्स, इट बिकम स्टीपर, इट बिकम फ्लैटर, इट रिमेन्स अनचेंज्ड। तो यहां पर जो सही ऑप्शन बनता है वो इस क्वेश्चन का है इट शिफ्ट आउटवर्ड्स। ठीक है, क्या होगा? वो बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, बिकॉज यहां पर हमारे पास ज्यादा पैसा आया है। ओके, नाउ क्वेश्चन क्लियर? आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज द एरिया ऑफ द बजट लाइन रिप्रेजेंट? अफोर्डेबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड विद मैक्सिमम यूटिलिटी, कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस। देखो, अब यहां पर देखो कि अगर हम बात करें, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एरिया अबव द बजट लाइन। तो यहां पर देखो जो कीवर्ड है वो क्या है? एरिया अबव द बजट लाइन। अब देखो बजट लाइन के ऊपर देखो आप, ठीक है, बजट लाइन के ऊपर अगर ये वाला कोई पॉइंट होता, ये वाला पॉइंट, ठीक है, यहां पर ये जी पॉइंट होता, तो यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं? ये पॉइंट जी है। आप खुद बताइए कि क्या कोई ऐसा कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं जहां पर हम हमारी इनकम से ज्यादा खर्च कर रहे हो? हमारी इनकम से ज्यादा खर्च कर रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये जो पॉइंट जी होगा वो क्या होगा? अनअटेनेबल होगा। ठीक है, क्या होगा? ये अनअटेनेबल होगा, मतलब हम इसको परचेज ही नहीं कर सकते। ठीक है, हम यहां पर जितने भी पॉइंट्स पर परचेज कर रहे हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन या बंडल्स बना रहे हैं, वहां पर हम 100% यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, मतलब इफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं अपने मनी इनकम का। अगर यहां पर हमने कहीं भी कोई पॉइंट पर कोई भी कॉम्बिनेशन खरीदा,
तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर सामान तो खरीद रहे हैं लेकिन हमारे पास जो पैसा है हम उसको कभी भी खर्च पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा आपका, ठीक है, एच पॉइंट जो होगा यहां पर आप क्या बोलोगे, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या होगा ये, अंडर यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है, अंडर यूटिलाइजेशन, जहां पर हमने अपना जो पैसा है वो पूरा का पूरा खर्च नहीं किया है। ठीक है, तो यहां पर याद रखेगा, पॉइंट्स ऑन द बजट लाइन आर द एफिशिएंट बंडल्स और द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मनी। पॉइंट जी जो कि अबव द बजट लाइन है, तो वो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है, जहां पर हम उस बंडल को खरीद ही नहीं सकते बिकॉज वी हैव लिमिटेड मनी। एच पॉइंट जो है, जो कि बजट लाइन से नीचे है, वो एक ऐसा बंडल है जहां पर हमने 100% यूटिलाइजेशन नहीं किया है अपने मनी का, मतलब हमने सामान तो खरीदा है लेकिन हमने अपनी जेब में पैसा भी बचा लिया है। तो आई होप आपको अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। तो ये क्या होगा, एरिया अबव द बजट लाइन रिप्रेजेंट अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। क्या दिखा रहा है ये, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दिखा रहा है, जो कि हम खरीद ही नहीं सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है। तो इसको समझने से पहले पहले चीजों को समझो, उसके बाद आपको चीजें डेफिनेशन बनाने में आसानी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो गुड्स थे, ठीक है, आपके पास बंडल्स बनाते हैं पहले। जैसे ए बंडल है आपके पास, वहां पर क्या है, 10 है, ठीक है, दो गुड्स है। यहां पर 10 9 है, ठीक है, और फिर 9 8 है, ठीक है, और यहां पर आपका 9 7 है। ठीक है, तो ये ए बंडल है और ये आपका बी बंडल है, ये सी है और ये डी है। अब आपसे बोला जाए, देखो अभी आप एक बात को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो कि हमारे पास पैसा कितना है, हमारे पास पैसा कितना है, अभी उसको कांस्टेंट मान लो। ठीक है, और उसको कांस्टेंट मानने के बाद आपको यह देखना है कि अगर इन चारों बंडल्स में हमको कुछ चूज करना हो, ठीक है, आउट ऑफ ए एंड बी, आउट ऑफ सी एंड डी, तो हम कौन सा बंडल चूज करेंगे। तो यहां पर देखो आप यहां पर क्या देखोगे आप कि जो बंडल आपका 10 है और ये 10 9 है, तो यहां पर क्या देखोगे, यहां पर आपके पास 10 है ए गुड्स, यहां पर भी आपका एक्स गुड है वो 10 है, यहां पर आप देखोगे बी है, वहां पर भी आपके पास क्या है 9 गुड्स है और यहां पर आपका 10 है। मतलब यहां पर जो एक्स है गुड वो तो सेम है, वो तो क्या है, सेम है। लेकिन अगर यहां पर आप बात करो इस कॉम्बिनेशन में, तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है आपको, यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि आपके पास एक पहले से गुड्स क्या है, ज्यादा है। क्या है, गुड्स पहले से एक ज्यादा है। अब आप खुद सोच के बताइए कि अगर इन दोनों कॉम्बिनेशन में आपको एक ऐसा बंडल चूज करने को बोला जाए तो आप कौन सा बंडल चूज करोगे। ठीक है, अभी आपको मनी इनकम को यहां पर कांस्टेंट रखना है, बताइए। तो आप क्या देखोगे कि आप हमेशा इस बंडल को प्रेफर करोगे। क्यों, क्योंकि यहां पर आपने क्या देखा, यहां पर आपने देखा कि हमारे पास जो पैसा है वो क्या है, सॉरी, हमारे पास ऐसा कॉम्बिनेशन आ रहा है जहां पर हमारे पास जो एक्स गुड है वो तो पहले से सेम है, लेकिन जो हमारा जो बाय गुड है वो पहले से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। यहां पर भी देखो हमारे पास एक ऐसा बंडल है जहां पर हमारे पास ये जो है वो सेम है, लेकिन यहां पर एक क्या है, ज्यादा है। ठीक है, और बंडल देख लो, अगर हमारे पास एक 9 8 होता, ठीक है, 9 8 होता और दूसरा बंडल हमारे पास होता 8 8 का। अब आप बताइए, सॉरी 8 7 का बंडल होता। ठीक है, तो ये आपका ई बंडल हो गया और ये आपका एफ बंडल हो गया। अब इसमें बताओ, अगर आपको बोला जाए चूज करने के लिए तो आप कौन सा चूज करोगे। तो यहां पर आप देखोगे क्या, क्या देखोगे, यहां पर हमारा एक गुड्स ये भी ज्यादा है और दूसरा एक गुड्स ये भी हमारे लिए ज्यादा मिल रहा है। तो आप इन दोनों बंडल्स में कौन सा चूज करोगे, बताइए। तो यहां पर आप इन दोनों बंडल्स में चूज करोगे सबसे पहले कौन सा बंडल, ये वाला बंडल। क्यों, क्योंकि यहां पर देखो दोनों गुड्स क्या हैं, पहले से ज्यादा मिल रहे हैं आपके लिए। यहां पर दोनों गुड्स क्या मिल रहे हैं,
पहले से ज्यादा मिल रहे हैं, तो आप ई बंडल को चूज करोगे। ई बंडल को यहां पर आप चूज करोगे क्योंकि यहां पर आपको क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहे हैं दोनों गुड्स। यहां पर देखो आपके लिए जो एक गुड है वो तो बराबर है, लेकिन दूसरा क्या है, ज्यादा है। आ रही बात समझ? तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोटोनिक प्रेफरेंस बोलते हैं। कि कंज्यूमर हमेशा उस बंडल को खरीदना चाहता है, उस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को खरीदना चाहता है जहां पर उसके लिए या तो दोनों गुड्स ज्यादा मिल रहे हो, या तो दोनों गुड्स ज्यादा मिल रहे हो, या फिर कोई एक गुड्स ज्यादा मिल रहा हो लेकिन दूसरा वाला भी कम ना हो, दूसरा वाला भी कम ना हो। जैसे यहां पर देखो कि एक तो आपके लिए बराबर मिल रहा है, एक तो आपके लिए क्या मिल रहा है, बराबर मिल रहा है, और यहां पर एक क्या मिल रहा है, आपको ज्यादा मिल रहा है। यहां पर देखिए 9 9 है और यहां पर क्या है 9 सॉरी 8 7 है, तो यहां पर क्या हो रहा है, एक आपको ज्यादा मिल रहा है लेकिन दूसरा वाला भी कम नहीं है। ठीक है, एक यहां पर ज्यादा मिल रहा है लेकिन दूसरा वाला कॉम्बिनेशन भी कम नहीं है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। कि कभी भी अगर कोई कंज्यूमर के लिए कुछ भी खरीदना है तो वो क्या देखेगा, वो उस प्रेफरेंस को चूज करेगा जहां पर उसके लिए क्या मिलते हो, मोर ऑफ बोथ गुड्स। ठीक है, क्या मिलते हो, दोनों गुड्स आपके ज्यादा मिलते हो, जैसा इस कॉम्बिनेशन में देखा आपने। या फिर उसके लिए कम से कम एक गुड्स ज्यादा मिलता हो, एटलीस्ट वन गुड एंड लेस नो लेस ऑफ अदर गुड, जहां पर एक गुड्स तो उसके लिए ज्यादा मिलता हो लेकिन दूसरा वाला भी आपका कम ना हो। ठीक है, तो ये भी आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। 1 मार्क में आपका क्वेश्चन ये आया है आपका सीयूईटी में। ठीक है, आगे भी आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय मोनोटोनिक प्रेफरेंस? ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, आपके पास बंडल्स अलग अलग दिए गए थे, जैसे यहां पर आपका 9 8 है, 8 7 है, ऐसे आपका 7 7 हो सकता था। ठीक है, ऐसे क्या हो सकता था, आपका ये 7 7 हो सकता था। तो आपसे ये पूछा जाए कि बताइए आप इन तीनों बंडल्स में किस बंडल को चूज करोगे। ठीक है, तीनों बंडल्स में किस बंडल को चूज करोगे, तो आप हमेशा क्या करोगे, आप हमेशा 9 और 8 वाले बंडल को चूज करोगे ड्यू टू योर मोनोटोनिक प्रेफरेंस। आई होप आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही हैं। अगर आ रही हैं तो जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको यहां पर क्या अच्छा लगा है। चलो, अब इनडिफरेंस शेड्यूल क्या होता है उसको समझते हैं। इनडिफरेंस का मतलब होता है यहां पर कभी भी कोई जो कस्टमर है, कोई भी कंज्यूमर है, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है वो कोई भी कॉम्बिनेशन खरीदे। ठीक है, तो इनडिफरेंस का मतलब होता है कि कंज्यूमर जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मैं आपको लिख दे रहा हूं यहां पर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई फर्क ना पड़ना। ठीक है, उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है, कोई फर्क ना पड़ना। ठीक है, अब ये कैसे ना पड़ना उसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे अगर किसी कंज्यूमर के लिए आपका एक आइसक्रीम दे दी जाए, ठीक है, और 16 उसके लिए चॉकलेट दे दी जाए, या फिर एक एप्पल दे दिया जाए, 2 ऑरेंजेस दे दिए जाए, या फिर उसके लिए 2 ऑरेंजेस या 4 एप्पल दे दिए जाए, तो यहां पर उसके लिए अगर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि कंज्यूमर क्या है, इनडिफरेंट है, कंज्यूमर क्या है, तटस्थ है, उसको यहां से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको किस रेशियो में कौन सा कॉम्बिनेशन दिया जाए। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं शेड्यूल के जरिए। थोड़ा पानी पी लूं मैं, तभी बात करते हैं। जैसे देखो यहां पर हम सबसे पहले क्या बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, उसके बाद ये इधर हम बना रहे हैं चॉकलेट। ठीक है, एंड दूसरा बना रहे हैं यहां पर आइसक्रीम। तो एक कॉमोडिटी जो हमने ली है वो क्या है आपकी, वो है आपकी चॉकलेट, और दूसरी क्या है, आइसक्रीम। तो यहां पर कॉम्बिनेशन ए जरा देखो, ए कॉम्बिनेशन में यहां पर हमने क्या खरीदा, एक चॉकलेट खरीदी, कितने खरीदी, एक चॉकलेट खरीदी, और 16 आइसक्रीम खरीदी। ठीक है, बी कॉम्बिनेशन देखो, जहां पर हमने क्या किया, 2 चॉकलेट खरीदे, 8 आइसक्रीम खरीदे। सी कॉम्बिनेशन देखो, जहां पर हमने 3 चॉकलेट खरीदे और उसके बाद 4 आइसक्रीम खरीदे। डी कॉम्बिनेशन देखो, जहां पर हमने 2
चॉकलेट खरीदे और यहाँ पर हमने 2 आइसक्रीम खरीदे। एंड ई कॉम्बिनेशन देखो, जहाँ पर हमने क्या खरीदा, जहाँ पर हमने सॉरी यहाँ पर हमने 4 होगा, यहाँ पर हमने क्या किया 5 चॉकलेट खरीदे। कितने खरीदे? 5 चॉकलेट यहाँ पर हमने खरीदे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने उस टाइम पर कितने खरीदे आइसक्रीम? केवल 1। तो इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है कि चाहे कॉम्बिनेशन ए खरीदो, चाहे कॉम्बिनेशन बी खरीदो, चाहे कॉम्बिनेशन सी खरीदो, चाहे कॉम्बिनेशन आप डी खरीदो, चाहे फिर आप कॉम्बिनेशन ई खरीदो। ठीक है, अगर इन सब में से जो कंज्यूमर है उसके लिए सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है, सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है, सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे यहां पर कि कंज्यूमर क्या है? कंज्यूमर यहां पर इनडिफरेंट है। ठीक है, क्या है मतलब इसका कि कंज्यूमर क्या है? इनडिफरेंट है, उसको कुछ भी खिला दो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई कुछ भी खिला दो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे उसे 1 चॉकलेट और 16 आइसक्रीम खिलाओ, चाहे उसे 2 चॉकलेट या फिर 8 आइसक्रीम खिलाओ, चाहे उसके लिए 3 चॉकलेट या 4 आइसक्रीम खिलाओ, चाहे फिर उसके लिए 4 चॉकलेट या फिर 2 आइसक्रीम खिलाओ, या फिर 5 चॉकलेट या फिर 1 आइसक्रीम खिलाओ, उसे हर बार सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो उसे क्या बोलेंगे? इसे हम लोग यहाँ पर क्या बोल देंगे? यहाँ पर इसे हम लोग बोलेंगे क्या? इनडिफरेंट होना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा अब यहां पर देखो, एक चीज आप गौर करने वाली चीज ये देखिएगा कि यहां पर हम अगर 1 यूनिट से कोई भी चीज का कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जांपल चॉकलेट का, तो दूसरे का हम लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं। लेकिन अगर यहां पर हम रेट ऑफ सेक्रीफाइस देखें तो आप कुछ ऑब्जर्व करना, वो कैसा रेट है बताइएगा। हमने यहां पर 1 चॉकलेट खाई और 16 आइसक्रीम खाई, लेकिन दूसरे कॉम्बिनेशन में हमने 2 चॉकलेट खाई और 8 आइसक्रीम खाई, यानी कि हमने एक यहां पर कंजम्पशन बढ़ाया है। ठीक है, 1 यूनिट से कंजम्पशन बढ़ाया है, तो हमने यहां पर कितने का सेक्रीफाइस किया? 8 का। यहां पर हमने फिर से 1 यूनिट से कंजम्पशन बढ़ाया और हमने यहां पर कितने का सेक्रीफाइस किया? 4 का। यहां पर हमने क्या किया? फिर से 1 यूनिट से कंजम्पशन बढ़ाया और हमने यहां पर सेक्रीफाइस कितने से किया? 2 से। और यहां पर हमने फिर से 1 यूनिट से कंजम्पशन बढ़ाया और यहां पर हमने फिर से सेक्रीफाइस किया। आपने क्या देखा कि अगर कंज्यूमर ए से बी पर आ रहा है तो वो 8 आइसक्रीम का सेक्रीफाइस कर रहा है, लेकिन अगर वही कंज्यूमर बी से सी पर आ रहा है तो वो 4 आइसक्रीम का सेक्रीफाइस कर रहा है। वहीं अगर वो सी से डी पर आ रहा है तो वो आपका 2 आइसक्रीम का सेक्रीफाइस कर रहे हैं। यानी कि जो रेट ऑफ सेक्रीफाइस है या जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, यहां पर गुड बाय का गुड एक्स के साथ में वो क्या है? वो आपका लगातार घट रहा है। ठीक है, अब इसका क्या यूटिलाइजेशन होगा, कैसे हम इसको आगे इंप्लीमेंट करेंगे, वो हम समझेंगे बाद में। ठीक है, बाद में समझ लेंगे। इतनी बात आपको समझना है कि आपका अगर एक गुड्स का कंजम्पशन हमने बढ़ाया तो दूसरे गुड्स का हमें कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और वो जो सेक्रीफाइस होगा वो लगातार आपका घट रहा होगा, उसका जो रेट ऑफ सेक्रीफाइस है वो लगातार क्या कर रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और यहां पर जितने भी आपके जो बंडल्स अलग अलग दिए गए हैं, चाहे वो ए हो, चाहे वो बी हो, चाहे वो सी हो, चाहे डी हो, चाहे ई हो, वहां पर आपके कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जब मिलता हो तो हम उसे क्या बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे कंज्यूमर क्या है? इनडिफरेंट है। कंज्यूमर क्या है? इनडिफरेंट है, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे उसे कोई भी बंडल आप या फिर किसी भी कॉम्बिनेशन में चीजों को सर्व करो। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी इंडिफरेंस शेड्यूल क्या होता है। ठीक है, तो इंडिफरेंस शेड्यूल आपका अलग अलग कॉम्बिनेशंस बताता है जहां पर कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता हो, या उसका टेबुलर प्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब देखो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है उसको समझते हैं। देखें, हम पहले बना लेते हैं कर्व, उसके बाद चीजों को आराम से समझेंगे। ठीक है, क्योंकि सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमको क्या करना है? हमको चीजें समझनी है। ठीक है, और समझ में कब आती है? जब हम आराम आराम से चीजें करते हैं। जैसे यहां पर हम क्या कर रहे हैं? यहां पर हम लोग आइसक्रीम ले रहे हैं क्योंकि हम इसका सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, और जो हमारा एक्स एक्सिस है, यहां पर हमने क्या लिया?
चॉकलेट लिया। तो हम इसको और जरा बढ़िया से बनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 चॉकलेट तो हमने कंज्यूम किए। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, y एक्सेस पर इसी तरह से प्लॉट कर लिया। ठीक है, ये 2, ये 4, ये 6, ये 8। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं पास में बनाता हूँ। ठीक है, 2 4 6 8 10 12, ठीक है, 14 एंड 16। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, नंबर ऑफ आइसक्रीम जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो लिया, नंबर ऑफ चॉकलेट हमने एक्स एक्सिस पर लिया। अब हम इन पॉइंट्स को जरा प्लॉट करते हैं। तो देखो क्या हो रहा है। सबसे पहली चीज, जब हमने यहां पर एक चॉकलेट खाई तो उस समय हम यहां कहीं पर क्या कर रहे थे, यहां कहीं पर हम आइसक्रीम का कंजम्पशन कर रहे थे। ठीक है, फिर क्या देखा आपने कि हमने क्या देखा कि हमने जैसे ही कंजम्पशन बढ़ाया चॉकलेट का, तो उस समय हमने क्या किया, हमने 2 चॉकलेट खाई, तो हमने यहां पर क्या किया, आइसक्रीम कितने किए, 8 कंज्यूम किए। 2 चॉकलेट पर आप क्या कर रहे हो, 8 आइसक्रीम खा रहे हो। ठीक है, तो एक पॉइंट ये बना। फिर देखो हमने जब यहां पर सी बंडल में देखा 3 चॉकलेट खाए, तो हमने 4 यहां पर क्या खाए, 3 चॉकलेट हमने खाए, तो हमने क्या खाया यहां पर, सॉरी जब हमने 4 खाए थे, जब हमने 4 चॉकलेट खाए थे, तो हमने यहां पर 2 आइसक्रीम खाए थे। ठीक है, 3 पे आपका ये 4 हो जाएगा। फिर यहां पर आपने 5 पे 1 किया। तो इस ग्राफ को जरा मिलाओ। ठीक है, इस ग्राफ को जरा मिलाओ, तो ये इस तरह से आपकी एक लाइन बनते हुए आएगी। ठीक है, तो ये जो आपका यहां पर, ठीक है, ये क्या है, आपका इंडिफरेंस कर्व है। ठीक है, क्या है ये, इंडिफरेंस कर्व है। ठीक है, तो अगर इसकी डेफिनेशन आपसे बोलवाई जाए या बताई जाए तो आप क्या बोलोगे, ये वो ग्राफ है या फिर वो डायग्राम है जहां पर आप उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो जो पॉइंट ये रिप्रेजेंट करते हैं जहां पर कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता हो। जैसे आपका ये वाला जो पॉइंट है वो ए है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है वो आपके पास बी है, ये वाला जो पॉइंट है वो सी है, और ये वाला जो पॉइंट है वो ई है, और ये क्या है आपके पास एफ है। ठीक है, 4 पे ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा डी, और ये हो जाएगा आपके पास ई। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपके क्या हैं, वो बंडल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहां पर कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग यहां पर बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। आई होप इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसी को हमने यहां पर लिखा है डेफिनेशन में कि एक ऐसा कर्व जो आपका डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल्स को शो करता है जहां से आपका कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे इसके और भी प्रॉपर्टीज को समझ लेंगे। व्हाट डज एन इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट इन इकोनॉमिक्स। इंडिफरेंस कर्व क्या कहती है, अ ग्राफ शोइंग कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस फॉर टू गुड्स, a graph illustrating the budget constraint of a consumer, a graph depicting the production of possibilities of a firm, a graph displaying the supply and demand for a product। ठीक है, तो यहां पर देखो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही कह रहा है कि एक ऐसा ग्राफ जो कि आपके कंज्यूमर के अलग अलग प्रेफरेंसेस को शो करता है, जो वो खरीद सकता है, जहां से उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं यहां पर इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एमआरएस क्या होता है। तो एमआरएस का मतलब यही होता है कि जब कभी भी आप एक गुड्स का कंजम्पशन बढ़ाते हो, देन हाउ मेनी गुड्स यू आर गोइंग टू सेक्रीफाइस ऑफ अनदर गुड। इसे क्या बोलते हैं हम लोग,
इसे हम लोग बोलते हैं यहां पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। किस रेट से यहां पर आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, किस रेट से आप यहां पर सेक्रीफाइस कर रहे हो। तो यहां पर देखो आप, ठीक है, अगर इस पॉइंट को देखो आप, तो यहां पर हम एक क्या कर रहे थे, यहां पर हम एक यहां पर चॉकलेट खा रहे थे और 16 आइसक्रीम खा रहे थे, ठीक है। फिर बी में देखो, यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर हमने 2 क्या खाए, चॉकलेट, और 8 क्या खाए हमने, आइसक्रीम। तो यहां पर अगर आप इस पॉइंट को मिलाओ, ठीक है, और फिर इस पॉइंट को मिलाओ, फिर उसके बाद जब हमने 3 चॉकलेट खाए तो उस समय हम क्या कर रहे थे, हम 4 क्या खा रहे थे, यहां पर आइसक्रीम खा रहे थे, ठीक है। तो ये आप देखिए इस तरह से, ठीक है, ये देखिए, फिर ऐसा ही हमने जब 4 यहां पर आइसक्रीम, सॉरी 4 चॉकलेट खाए तो हमारे पास 2 आइसक्रीम थे, 4 चॉकलेट में हमारे पास 2 आइसक्रीम थे, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, जो यहां पर जो ये एरिया है वो लगातार क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, ठीक है। क्या है ये एरिया, लगातार कम होते हुए दिखाई पड़ रहा है आपके लिए। तो यही क्या है, यही हमारा है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये वाला जो एरिया है वो क्या देख रहे हैं आपको, लगातार आपका कम होते हुए दिख रहा है। मतलब जो कंज्यूमर है वो क्या है, कंज्यूमर कम से कम सेक्रीफाइस करना चाह रहा है हर एक एडिशन ऑफ चॉकलेट पर। मतलब अगर एक यूनिट से कंजम्पशन ऑफ चॉकलेट बढ़ाया जाता है तो उससे जो कंज्यूमर है वो हमेशा हर बार कंजम्पशन ऑफ आइसक्रीम को कम सेक्रीफाइस करना चाहता है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं डिमिनिशिंग एमआरएस। क्या बोलते हैं इसके लिए, डिमिनिशिंग एमआरएस। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमेशा कैसा होता है, घटता हुआ रहता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे यहां पर ये कंजम्पशन ऑफ चॉकलेट को बढ़ाएगा तो मार्जिनल यूटिलिटी जो ड्राइव हो रही है वो क्या होगी, कम होगी, ड्यू टू आपका लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डीएमयू हमने पढ़ा था, जहां पर हम हर एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन करते हैं किसी भी गुड्स का, तो उससे जो हमारी यूटिलिटी ड्राइव होती है हर बार वो क्या होती है, कम होती जाती है। अब ऐसे ही अगर हम बात करें आइसक्रीम का, हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो जब हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं देन वी आर गोइंग टू लूज लेस एंड लेस ऑफ आइसक्रीम एट ईच एडिशनल यूनिट ऑफ चॉकलेट। क्यों, क्योंकि जितना हम यहां पर सेक्रीफाइस करेंगे उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो बढ़ती रहेगी। मतलब आइसक्रीम की मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो हम हर बार क्या करेंगे, कम से कम सेक्रीफाइस करना चाहेंगे, किसके लिए, आइसक्रीम के लिए। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम डेफिनेशन को समझ लेते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या कहती है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपका वो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है किसी भी गुड्स का दूसरे गुड्स के लिए जहां पर हम कम से कम सेक्रीफाइस करना चाहते हैं। एमआरएस ऑफ गुड एक्स फॉर गुड बाय, ठीक है। एमआरएस ऑफ गुड एक्स फॉर बाय इज द नंबर ऑफ यूनिट्स बाय दैट द कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस, ठीक है। कितने नंबर ऑफ वाई गुड्स को कंज्यूमर सेक्रीफाइस करना चाहता है एक्स गुड्स से, ठीक है। और ये आपका जो रेट होता है वो कैसा होता है, डिमिनिशिंग होता है। कैसा होता है, डिमिनिशिंग होता है। तो आपके लिए अगर फॉर्मूला पूछ लिया जाए, ठीक है, फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो आप क्या लिखोगे, ये फॉर्मूला, नंबर ऑफ गुड्स सेक्रीफाइस अपॉन नंबर ऑफ गुड्स गेन्ड, ठीक है। और ये कैसा होता है, हमेशा डिमिनिशिंग होता है। ये आपको बात याद रखनी है, मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। कैसा होता है ये, डिमिनिशिंग होता है, डिमिनिशिंग होता है। इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। अब इसका यूज कैसे होता है उसको हम लोग अभी समझेंगे जब हम पढ़ रहे होंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। तो देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े अगर, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तो वो क्या होगी, बताइए। ICR always convex to the point of origin, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको मैं स्टार मार्क कर देता हूं, ठीक है। कैसी होती है ये, हमेशा ये कॉन्वेक्स होती है टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। देखो कैसे, आप लोगों को अच्छे से पता होगा, ठीक है। आपने ये इस तरह से शो कर देना है,
अगर आप कभी भी 12th क्लास में प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका एग्जाम है तब, तो ये कैसे बनती है आपकी, ये इस तरह से बनती है आईसी। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, ये हमेशा कैसी है, कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। ठीक है, अब इसके पीछे कारण क्या होता है वो समझते हैं। ठीक है, ड्यू टू डिमिनिशिंग एमआरएस। ठीक है, ड्यू टू डिमिनिशिंग एमआरएस। ठीक है, ये पॉइंट को आप क्या करना है, हाईलाइट कर देना है। याद रखिएगा अपने एग्जामिनेशन में कि कभी भी जो एमआरएस है वो डिक्रीज करता है, इसीलिए आपका जो यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व है वो हमेशा कैसा बनेगा, आपका कॉन्वेक्स शेप में बनेगा। तो अगर मैं इसको लैंग्वेज में लिखना चाहूं, ठीक है, फॉर ईच एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स consumer is going to sacrifice less and less units of good बाय। ठीक है, तो इतनी बात आपको अच्छे समझ में आ गई कि रेट ऑफ जो आपका डिक्रीज है या फिर जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कैसा होता है, डिमिनिशिंग होता है, जिसकी वजह से जो आपका शेप है वो कॉन्वेक्स होता है टू द ओरिजिन। दूसरा, इसका मतलब क्या है कि जो जो आपका कंजम्पशन बढ़ता है एक्स कमोडिटी का, तो वैसे ही आपका वाई का कंजम्पशन डिक्रीज होता है। लेकिन किस रेट से होता है, वो हमेशा हर बार कंज्यूमर कम से कम सेक्रीफाइस करना चाहता है अगर वो एक एडिशनल यूनिट का कंजम्पशन करता है एक्स कमोडिटी का। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगली बात करते हैं, ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वो क्या होती है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी, इंडिफरेंस कर्व आर डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व जो होती है वो कैसी होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण ये है क्योंकि यहां पर अगर एक गुड्स का सेटिस्फेक्शन एक गुड्स का कंजम्पशन बढ़ाया जाता है तो दूसरे गुड्स का कंजम्पशन क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है ड्यू टू लिमिटेड इनकम। इसीलिए हमारी जो इंडिफरेंस कर्व होगी वो कैसी होगी, वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टार मार्क कर लीजिएगा कि इंडिफरेंस कर्व हमेशा कैसी होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। जैसा आपने भी देखा कि हमेशा ये आपका क्या होगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। और दूसरी बात किधर से किधर की तरफ जा रही है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ आ रही है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, फिर किधर से, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, आगे बढ़े, थर्ड। ठीक है, थोड़ा सा मैं पानी पी लूं उसके बाद बात करते हैं। देखिए, तीसरी प्रॉपर्टी होती है हायर इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, मैं आईसी लिख दे रहा हूं, हायर आईसी रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर कोई इंडिफरेंस कर्व आपकी यहां से इस तरह चलती है और फिर उसके बाद दूसरी इंडिफरेंस कर्व आपकी यहां से इस तरह से चलती है। ठीक है,
तो ये आपकी IC2 है, ठीक है, ये IC2 है, और उसके बाद ये आपकी IC1 है। तो आप क्या देखोगे कि यहां पर अगर कोई भी बंडल आप खरीद रहे होगे तो आपके लिए क्या देखने को मिलेगा कि यहां पर पहले के मुकाबले ज्यादा गुड्स होंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें, यहां पर देखो कि आपने कोई भी बंडल यहां पर खरीदा, ठीक है, कोई बंडल आपने यहां पर खरीदा, तो ये वाला जो ए बंडल होगा और यहां पर ये वाला जो आपने खरीदा बी, इसमें नंबर ऑफ गुड्स एक्स ज्यादा होंगे, सॉरी नंबर ऑफ गुड्स एक्स ज्यादा होंगे और नंबर ऑफ गुड्स बाई भी ज्यादा होंगे, पहले के मुकाबले ज्यादा है। और इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ गुड्स होंगे उतना ही ज्यादा आपको सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा होगा। अरे बात समझ कि यहां पर अगर आप देखो तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि नंबर ऑफ गुड्स एक्स वो पहले से ज्यादा है बी कॉम्बिनेशन में, ऐसे ही नंबर ऑफ गुड्स वाई बी पहले के मुकाबले ज्यादा है, किसमें, बी बंडल में। इट मींस कि यहां पर आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। तो अब तक हमने क्या देखा, अब तक हमने देखा कि हमारी जो इंडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है, पहली चीज। दूसरी चीज क्यों होती है, क्योंकि बिकॉज डिमिनिशिंग एमआरएस काम करता है यहां पर। क्यों करता है, क्योंकि हर बार जब कंज्यूमर एक यूनिट से कंजप्शन बढ़ाता है किसी भी गुड्स का, तो वो दूसरे यूनिट्स का सेक्रीफाइस कम से कम करना चाहता है। क्यों, क्योंकि वहां पर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है, जो गुड सेक्रीफाइस किया जा रहा है, वो बढ़ती रहती है। अगला आईसी कप जो होता है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और किधर की ओर, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगला जो प्रॉपर्टी वो क्या है, हायर इंडिफरेंस कर्व जो होगा वो हमेशा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपका यहां पर दिखाएगा। अगली बात करते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले एग्जाम में आपका ये बहुत ज्यादा पूछी जाएगी, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी IC नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। कभी भी जो IC होता है वो आपका इंटरसेक्ट नहीं करता एक दूसरे के साथ में। अब इसका मतलब देखो, समझो, ठीक है, कभी भी जब आप 12th क्लास में लिख रहे हो तो आप हमेशा शेड्यूल बनाओ, डायग्राम बनाओ, ताकि आपके नंबर जो है ना पूरे मिले, ठीक है। तो ये आपका 12th क्लास में भी काम आएगा। और हम्म हम्म ठीक है। अब देखना जरा पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने नाम दिया C, ठीक है। उसके बाद ये हमारी IC1 है और ये हमारी जो है IC2 है, ठीक है। ये पॉइंट जो है वो A है, ये पॉइंट जो है वो आपका B है। तो आपने क्या देखा, आपके इंडिफरेंस कर्व दो बने हुए हैं, IC1 IC2, एक यहाँ पर पॉइंट C है और एक यहाँ पर पॉइंट B है और एक पॉइंट यहाँ पर A है। अब चीजों को समझना, देखो कैसे हमको ये पता है ना कि IC2 पे जितने भी पॉइंट होंगे वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दिखा रहे होंगे, ऐसे ही IC1 पर जो भी आपके यहाँ पर पॉइंट होंगे वो भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दिखा रहे होंगे। सबने पढ़ा है, यही इंडिफरेंस कर्व कहता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपका पॉइंट A है वो इक्वल टू होगा किसके, C के, ठीक है। क्या होगा, बराबर होगा, क्यों, बिकॉज, ठीक है, पॉइंट्स ऑन IC1 ठीक है, IC1 रिप्रेजेंट सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है। आई बात समझ में आपको। इसीलिए आप ये कह सकते हो कि भाई जो आपका पॉइंट A है और जो C है वहां से कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों पॉइंट जो है वो क्या कर रहे हैं, वो आपका यहां पर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि वो सेम आपका लाइन पर है।
ऐसे ही अगर हम बात करें IC2 की, ठीक है, IC2 की बात कर लेते हैं, तो यहां पर क्या देखोगे आप लोग, यहां पर आप देखोगे B इज इक्वल्स टू होगा C, ठीक है, सेम आप बात कर सकते हो, ठीक है, सेम आप बात कर सकते हो क्या, कि यहां पर जो आपका IC2 है वो आपका वो सारे पॉइंट को शो करेगा जहां पर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा। आ रही बात समझ? तो यहां पर आपने बोल दिया पॉइंट्स लाई ऑन द सेम IC गिव सेम सेटिस्फेक्शन, पॉइंट lie on the same IC give same satisfaction। आ रही बात समझ? तो हम मैथमेटिकली ये कह सकते हैं, ठीक है, मैथमेटिकली हम ये कह सकते हैं कि जब A इज इक्वल्स टू C है एंड B इज इक्वल्स टू C है, ठीक है, देन, ठीक है, देन A इज इक्वल्स टू हो जाएगा B, है ना। मैथमेटिकली हमने पढ़ा है ना कि जैसे कि अगर A बराबर होता है C के और B बराबर होता है C के, तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि A इज इक्वल्स टू B होगा। बताइए आप, A इज इक्वल्स टू क्या होगा? B होगा। लेकिन आप अगर इस डायग्राम में देखो तो ये दो पॉइंट अलग अलग इंडिफरेंस कर्व पर हैं। ये क्या है? अलग अलग इंडिफरेंस कर्व पर हैं। तो वी कैन प्रूव दैट दे डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब जो आईसी है वो क्या है? वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। बट, ठीक है, क्या लिखोगे आप? बट दे lie on different IC, ठीक है, बट दे lie on different IC। तो आप क्या लिखोगे? हेंस हेंस 2 IC never intersect each other, never intersect each other, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, हर बार एग्जाम में पूछी गई है, आपको यहां पर याद रखनी है कि जो आईसी है वो कभी भी आपका इंटरसेक्ट नहीं करती है एक दूसरे से, ठीक है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। अच्छे से याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि जो भी आपका इंडिफरेंस कर्व होता है वो हमेशा उन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को दिखाता है जो कंज्यूमर को मिल रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट बंडल से, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या देखा कि ए बराबर होगा बी के? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों पॉइंट जो है वो अलग अलग इंडिफरेंस कर्व पर लाई करते हैं, और जब अलग अलग इंडिफरेंस कर्व पर लाई करते हैं तो वो कभी भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकते, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि IC1 अलग होगा और IC2 क्या होगा? अलग होगा। तो ये सारी आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी है अपने एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। दूसरी बात वो है ये कि जो भी आपके IC होती हैं वो कभी भी आपका किसी भी एक्सेस को टच नहीं करती, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व नेवर टच एनी एक्सेस, ठीक है, कभी भी इंडिफरेंस कर्व किसी भी एक्सेस को टच नहीं करेगी। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये भाई कि जब कभी भी अगर एक्स को टच कर लिया, इसका मतलब क्या होगा कि वहां पर वाई का कंजम्पशन क्या है? 0 है। और अगर वाई को टच कर लिया इसका मतलब क्या है? एक्स का कंजम्पशन 0 है। और हमें यह बताया गया कि हमें क्या करना है? हमें दो गुड्स का कंजम्पशन करना ही करना है, ठीक है। तभी तो हम बता पाएंगे कि हम इंडिफरेंस हैं या फिर नहीं है, हम इंडिफरेंट हैं या नहीं है। इसीलिए कभी भी हमारा जो आईसी कर्व है, इंडिफरेंस कर्व है, वो एक्सेस को टच नहीं करता है। आई होप आपको इतनी बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी और आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इंडिफरेंस कर्व्स? इंडिफरेंस कर्व्स आर ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, इंडिफरेंट कर्व्स आर ऑलवेज अपवर्ड स्लोपिंग, इंडिफरेंस कर्व्स आर स्ट्रेट लाइंस, इंडिफरेंस कर्व डू नॉट एग्जिस्ट इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब आपको बताना है यहां पर सही आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। तो देखो इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर निकल कर आता है वो ये है
कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो हमेशा आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये हमने अभी देखा था और अच्छे से समझा था, तो यहां पर ए ऑप्शन क्या जाता है, सही होता है। ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग तो होता ही नहीं है, ये बात तो हमें याद रखनी है। अब अगर कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए कि स्ट्रेट लाइन कब होता है, स्ट्रेट लाइन कब होगा, जब ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, तो मैं लिख दे रहा हूं व्हेन टू गुड्स, जो आप गुड्स खरीद रहे हो, आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। ठीक है, आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। ठीक है, क्योंकि यहां से क्या मिलेगा, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा ऑफ ईच अदर। अभी बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में आ गए होंगे कि भाई सब्स्टिट्यूट किसे कहते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स किसे कहते हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स किसे कहते हैं, वो सारे गुड्स होते हैं जिनको हम सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोग उनको कंज्यूम करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं टी की और कॉफी की, तो ये क्या है, आपके परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। वहीं मैं बात करूं यहां पर आपका कोक एंड पेप्सी की, तो वो क्या है आपके, वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, तो जब कभी भी बात की जाए परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की, तो आपको याद रखना है क्या क्या हो सकते हैं, वो हो सकते हैं पेप्सी एंड कोक, पेप्सी एंड कोक, ये क्या है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। कभी बात करें हम लोग टी एंड कॉफी की, क्या बात करें, टी एंड कॉफी की, ठीक है, तो क्या है आपका, ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। तो उस केस में आपका जो इंडिफरेंस कब होगा, हमेशा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अगले एग्जाम जो आपके हो तो वहां पर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। अदरवाइज आपका जो इंडिफरेंस कब होगा, वो हमेशा कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा, और कभी भी वो आपका किसी भी एक्सेस से टच नहीं होता होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ हायर इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, लेस प्रिफर्ड, मोर प्रिफर्ड, नो प्रेफरेंस, इक्वल प्रेफरेंस। ठीक है, तो मैंने बताया था आपके लिए कि कभी भी कोई भी आपका इंडिफरेंस कर्व हो, ठीक है, वो हमेशा आपका क्या करता है, वो दिखाता है कि यहां पर हायर जितना होगा इंडिफरेंस कर्व, उतना ही ज्यादा आपको यहां पर सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता होगा। ठीक है, तो हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर विल बी द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपका ये वाला जो कर्व है, जिसको हमने पिंक लाइन से ड्रॉ किया है, यहां पर कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा, एंड इट इज द मोस्ट प्रेफर्ड बंडल। ठीक है, यहां पर सबसे ज्यादा कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और तभी वो सबसे ज्यादा इसको क्या करेगा, प्रेफर करेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बी क्या है, सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट प्रेफर्ड बंडल क्या होगा आपका, वो इस लाइन पर लाई करेगा, और यहां से आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलने वाला होगा। अगला देखते हैं। अब हमने सब कुछ देख लिया, लेकिन अभी तक हमने इस बात पर नहीं गौर किया कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा, कंज्यूमर को यहां पर सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा। ठीक है, अब देखो, हमने अभी देखा था कि हमारे पास एक तो बजट है जिसके अंडर में ही हम यहां पर काम कर सकते हैं। ठीक है, और हमने इंडिफरेंस कर्व में भी देखा कि जितना ज्यादा वो आपका ऊपर की तरफ जाएगा, उतना ही ज्यादा आपको सेटिस्फेक्शन लेवल भी मिलेगा। अरे बात समझ। लेकिन एक बात सोचो कि अगर आपके पास एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल्स हो जो कि आपकी पॉकेट से बाहर हो, ठीक है, जैसे देखो, ठीक है, जैसे यहां पर आपके देखिए 5 आपके पास चॉकलेट है और 0 क्या आइसक्रीम है। ठीक है, यहां पर क्या आपके पास 4 चॉकलेट है और 2 क्या आपके पास आइसक्रीम है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास बजट लाइन है। ठीक है, क्या है हमारे पास, ये बजट लाइन है। तो बजट लाइन क्या कहती है कि हमारे पास अगर 4 चॉकलेट है, ठीक है, हमारे पास क्या है, 4 चॉकलेट है, ठीक है, और हमारे पास 2 आइसक्रीम है, 2 आइसक्रीम है, तो ये वो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स होगा जो कि हम खरीद सकते हैं, क्योंकि आपकी जो चॉकलेट का रेट है वो कितना है, 4 है, और यहाँ पर आइसक्रीम का रेट कितना है, 2 है। तो यहाँ पर आपने 16 रुपीज खर्च कर दिए, और यहाँ पर आपने क्या किया, 4 रुपीज खर्च कर दिए। ठीक है,
तो यहां पर आप देखोगे क्या कि हमारे जो 20 रुपीज थे वो पूरे खर्च हो गए। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बना लिया जाए जिसमें आप लोग क्या कर रहे हो, 5 चॉकलेट खरीद रहे हो, 5 चॉकलेट खरीद रहे हो और उसके बाद 2 आइसक्रीम भी आप खरीद रहे हो, ठीक है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ठीक है, कभी भी ये पॉसिबल आपका नहीं होगा। तो ये कितना हो गया आपका 20 रुपीज हो गया और ये कितना हो गया आपके पास 4 रुपीज हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है वो अनअटेनेबल है। कैसे? क्योंकि इतना रुपए हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, ये कैसे आपके पास अनअटेनेबल है? क्यों? हमारे पास 24 रुपए है ही नहीं। तो हम यहां पर भले ही बोल दें कि हमको 5 आइसक्रीम खाने से और 5 चॉकलेट खाने से और 2 आइसक्रीम खाने से हमको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है, लेकिन क्या हमारे लिए बताइए कि यहां पर हमको ये हम खरीद सकते हैं? कभी नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो यहां पर आप एक बात और लिख सकते हो कि अगर ऐसा बोला जाए, अगर ऐसा बोला जाए यहां पर कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है, यहां पर क्या मिल रहा है हमारे लिए? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जहां पर हमने क्या किया, 5 चॉकलेट खाए और हमने 2 क्या किया, आइसक्रीम खाए। लेकिन क्या हम ये बंडल खरीद सकते हैं? कभी नहीं खरीद सकते, कभी भी हम ये खरीद नहीं पाएंगे, अनअटेनेबल है, पैसा ही नहीं हमारे पास। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे कि हम एक ऐसा बंडल खरीदें जहां से हमें सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन भी मिलता हो एंड इट इज ऑल्सो अटेनेबल, इट इज अंडर आवर बजट। तो उसे क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का यहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो कंडीशन है जहां पर कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता हो, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता हो, और उसके लिए यहां पर वो बंडल क्या हो, अटेनेबल भी हो, वो खरीद भी सकता हो। ठीक है, तो ये क्या होगा? अब ये होगा आपका स्लोप, ठीक है, क्या होगा आपका ये स्लोप ऑफ IC इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। ठीक है, स्लोप ऑफ बजट लाइन। ठीक है, तो देखो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? स्लोप ऑफ IC क्या होता है? स्लोप ऑफ IC होता है आपका MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, स्लोप ऑफ IC। ठीक है, और ये क्या होता है? ये होता है हमारा PX अपॉन PY। ठीक है, या फिर इसको हम लोग यहां पर PX अपॉन PY को क्या ले सकते हैं? MRE भी लिख सकते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, MRE मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। तो यहां पर ये हमारे लिए क्या होगा? ये हो जाएगा हमारे लिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन। ठीक है, आपसे सीधा सीधा आपके एग्जाम में यही इसी तरह से पूछ लिया जाएगा 1 मार्क के एग्जाम में, 1 मार्क के क्वेश्चन में। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है क्योंकि ये PX अपॉन PY क्या होता है? ये PX अपॉन PY आपका MRE होता है। ठीक है, नेगेटिव को मैंने भी छोड़ दिया है, नेगेटिव आपके एग्जाम में आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अरे वो समझ में? तो दोनों ही चीजें क्या है? सेम है। जब कभी भी आपका स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इक्वल टू हो जाता है PX अपॉन PY और MRS इक्वल्स टू MRE, तो ये क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा है एंड वो उस बंडल को अफोर्ड भी कर सकता है। लेकिन ये कंडीशन आएगी कब? ये कंडीशन आएगी कब? ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो देखो ये कंडीशन आपके लिए तब आएगी, इट इज possible only when IC is tangent to the budget line। ठीक है, IC is tangent to the बजट लाइन। अब देखो यहां पर जो पॉइंट जो नोट करने वाला वो क्या है? जो IC है वो क्या है? जो IC है वो क्या है?
वो आपका टेंजेंट है टू द बजट लाइन। ठीक है, ये आपका कीवर्ड है। कीवर्ड याद रखिएगा कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर आपकी आईसी यानी कि इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट होती है किसके, बजट लाइन को, उसको क्या बोलते हैं, वहां पर उस स्टेज को बोलते हैं हम यहां पर क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब हम जरा इसको प्लॉट करते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये पॉइंट, क्योंकि अगर हम डायग्राम से नहीं समझेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आपको डायग्राम भी बनाना आना चाहिए। चलो देखो, ठीक है, ये हमारी है बजट लाइन, ये हमारी क्या हो गई, बजट लाइन हो गई। ठीक है, ठीक है, ये हमारी एक आईसी हो गई, आईसी 1। फिर दूसरी आईसी लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गई आपकी आईसी 2। ठीक है, तीसरी आईसी लेते हैं हम लोग यहां पर, ये हो गई आपकी आईसी 3। ठीक है, तो आप क्या देखोगे, ठीक है, ये जो IC2 है, ये जो IC2 है वो क्या कर रही है, वो आपका टेंजेंट मतलब बिल्कुल छू के निकल जा रही है किसको, बजट लाइन को। तो ये वाली तो हमको कभी भी कंसीडर ही नहीं करनी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये तो हम खरीद ही नहीं सकते, मतलब इससे हायर सेटिस्फेक्शन तो मिल रहा होगा लेकिन हम इस बंडल को कभी भी खरीद ही नहीं पाएंगे, मतलब इन पॉइंट्स को हम कभी अचीव ही नहीं कर पाएंगे, तो अनअटेनेबल है। ठीक है, अब यहां पर देखो आप, ये पॉइंट ए देखिए आप, ये पॉइंट क्या है, ए है। ठीक है, और ये पॉइंट क्या है आपका, बी है, और ये पॉइंट जो है आपका ई है। ठीक है, ये पॉइंट क्या है आपका, ई है। अब एक बात समझो यहां पर कि अगर आपका कोई भी कंज्यूमर है यहां पर इस पॉइंट पर है, ठीक है, किस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर है, तो क्या होगा, यहां पर जो एमआरएस है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है, वो क्या है, वो यहां पर ज्यादा है, किससे, px/py से, px/py से। लेकिन अगर यहां पर हम बात करें इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को बात करें तो यहां पर क्या है, देखिए यहां पर क्या होगा कि कंज्यूमर ने क्या किया, एक गुड्स का कंजम्पशन यहां पर बढ़ा दिया, गुड्स का कंजम्पशन क्या किया, बढ़ा दिया, और यहां पर भी क्या किया, यहां पर सेक्रीफाइस किया है। लेकिन अगर आप देखो तो ये जो ई वाला पॉइंट है वो क्या है, वो आईसी से ऊपर है, मतलब इसका क्या हुआ कि अगर IC1 पे कोई पॉइंट है तो वहां पर आपका कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा कंपेयर टू IC2। अरे बस समझ, तो कंज्यूमर हमेशा किस पर जाना चाहेगा, वो IC2 पर जाना चाहेगा। क्यों, क्योंकि ही गेट्स हायर सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द IC2। दूसरी बात कि क्या जो IC2 है उस पर जो आपका बंडल बनाया जा रहा है ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, वो आपका आपके बजट में आ रहा है, देन कहोगे यस। ठीक है, तो जब कभी भी यहां पर ई पॉइंट पर बात की जाए तो वो कंज्यूमर क्या होगा, ये कंज्यूमर हमेशा यहां पर आपका इक्विलिब्रियम पर होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम कहां पर होगा आपका, पॉइंट ई पर होगा, पॉइंट ई पर होगा, जो कि आपका हायर इंडिफरेंस कर्व पर भी है, एंड ऑल्सो द बंडल इज अफोर्डेबल टू द कंज्यूमर। ठीक है, तो ये होता है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो कभी भी अगर कंज्यूमर यहां पर है, पॉइंट ए पर है, देन वो आपका पॉइंट ई पर आना चाहेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर उसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा जो भी गुड्स वो खरीद रहा है। अगर बी पर है तो हमेशा वो किस पर जाना चाहेगा, ई पर जाना चाहेगा। क्यों, क्योंकि ई पॉइंट जो है वो आपका IC2 पर है, हायर सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा होगा उसके लिए, और उसके लिए वो पॉइंट अफोर्डेबल भी होगा। है तो आपका ए बी अफोर्डेबल, है तो आपका ए बी अफोर्डेबल, लेकिन क्या है इसमें दिक्कत क्या है, क्यों, क्योंकि यहां पर कंज्यूमर को क्या मिल रहा है, लेस सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, किससे, IC2 से।
ठीक है। तो IC2 आपका वो कर्व है जहां पर क्या हुआ है, कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला है एट पॉइंट ई पर, जो कि अफोर्डेबल भी है। ठीक है, तो ये होता है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं एट पॉइंट ए, ठीक है, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, ठीक है, क्या है, तो आप क्या बोलोगे, जो MRS है, क्या है, जो MRS है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, वो क्या है, ज्यादा है PX अपॉन PY से, PX अपॉन PY से। तो क्या किया जाएगा, बताइए फटाफट, क्या रिस्पॉन्स देगा कंज्यूमर, फटाफट बताओ क्या रिस्पॉन्स होगा कंज्यूमर का। कंज्यूमर जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा कंजम्पशन ऑफ X एंड डिक्रीज करेगा कंजम्पशन ऑफ Y। ठीक है, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा कंजम्पशन किसका, Y का, और X का क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, कंज्यूमर will increase the consumption of किसका, X गुड का एंड डिक्रीज दैट ऑफ गुड बाय। कब तक, टिल MRS इज इक्वल्स टू PX अपॉन PY। ठीक है, इतनी बात आपको यहां पर लिखनी है। अगली बात करें, अगर यहां पर जो कंज्यूमर है वो पॉइंट बी पर हो, एट पॉइंट बी, ठीक है, जो MRS होगा वो क्या होगा, MRS होगा वो क्या होगा, लेस देन होगा PX अपॉन PY पर। तो यहां क्या किया जाएगा, देखिए फटाफट, कि अगर यहां पर है कोई कंज्यूमर तो वो क्या करेगा, वो इस तरफ जाना चाहेगा, इस तरफ, तो क्या करेगा, वो यहां पर Y का कंजम्पशन इंक्रीज करेगा और जो आपका X है उसका कंजम्पशन डिक्रीज करेगा। ठीक है, देख लीजिए, consumer will increase the consumption of good by and decrease the consumption of गुड X। कब तक, जब तक टिल MRS इज इक्वल्स टू PX अपॉन PY। ठीक है, दूसरी बात, अगर इस पॉइंट की बात करें हम लोग, इस पॉइंट की, ये H पॉइंट है, ठीक है, एट पॉइंट H, एट पॉइंट H, ठीक है, तो ये क्या होगा, दिस इज नॉट अटेनेबल। ठीक है, क्या है ये, अटेनेबल ही नहीं है, क्यों, बिकॉज इट लाइज above the budget line, above the budget line। ठीक है, ये क्या है आपका, बजट लाइन से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये हमारे लिए अटेनेबल ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एट पॉइंट ई, एट पॉइंट ई जो है, कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर इज एट इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर क्या है, यहां पर इक्विलिब्रियम पर है, क्यों, क्योंकि यही एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल्स टू है आपका PX अपॉन PY के। ठीक है, तो ये तो था हमारा बजट लाइन का कॉन्सेप्ट और इंडिफरेंस का
कॉन्सेप्ट, सॉरी इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट। और उसके बाद हमने क्या सीखा कि किस तरह से कंज्यूमर आपका इक्विलिब्रियम पर आता है जहां पर वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन कर रहा होगा आउट ऑफ द कंजम्पशन ऑफ द टू कमोडिटीज एंड ऑल्सो द बंडल इज अटेनेबल, ठीक है, अफोर्डेबल, ठीक है, उसके बजट में आ रहा होगा। तो फटाफट हम जरा देख लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा। आज हमने यहां पर इस पूरे वीडियो में सीखा बजट लाइन क्या होती है। बजट लाइन आपका एक ऐसी लाइन है जो उन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करती है जहां पर वो सारे कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल्स आप परचेज कर सकते हो जिससे आपका जो पैसा है वो फुल्ली यूटिलाइज हो रहा हो, आपके पास कोई पैसा बचता नहीं हो, ठीक है। अगली बात करें इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व आपका वो कर्व है जिस पर उन सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है जो कि किसी कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं बाय द कंजम्पशन ऑफ डिफरेंट बंडल्स ऑफ टू गुड्स। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑर्डिनल अप्रोच क्या कहती है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर कंज्यूमर के लिए मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी मिलता हो और कंज्यूमर का जो बंडल है वो अफोर्डेबल भी हो। ये पॉइंट कहां पर होता है? ये पॉइंट आपका बजट लाइन के ऊपर जब कभी भी इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट होती है तो वहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा होता है एंड एट दिस पॉइंट कंज्यूमर इज एट इक्विलिब्रियम। ओके, तो आई होप आप लोगों ने पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से समझा होगा, आपने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए होंगे और उसके साथ साथ आपने क्वेश्चंस जो आपकी किए उससे आपकी अप्रोच भी डेवलप हुई होगी कि क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहीं से ही आपको इसी तरह से प्रिपरेशन करते जाना है, नोट्स प्रिपेयर करना है और साथ साथ में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप मैक्सिमम अटेम्प्ट करो। आपने जो क्वेश्चन देखे आपने अब तक जो हमारे डीपीपी में आपको मिल रहे हैं, उसके साथ साथ आपको जो क्वेश्चन आपके जो भी टेक्स्ट बुक में दिए गए वो भी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में। उसके साथ साथ आपके जितने भी जो आपके मॉक टेस्ट पेपर हैं, ठीक है, चाहे वो आपने कहीं से भी खरीदो, मैं आपको बताना चाहूँ कि पीडब्ल्यू स्टोर पर भी आपका जो बुक है वो अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग कर सकते हो, ठीक है, परचेज कर सकते हो। और उसमें जितने क्वेश्चन आप उनको अच्छे से लगाओ ताकि आप लोगों के लिए ये सबसे बेनिफिट हो सके कि आप थोड़ा सा एज लेके चलो दूसरे स्टूडेंट से कि वो भी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे थोड़ा आप आगे हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस जो अगर आप करोगे तभी आपको यहाँ पर सक्सेस मिलेगी आपके एग्जामिनेशन के लिए और आपका एडमिशन आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी में हो सकेगा, ठीक है। तो आई होप आपने बहुत अच्छे से सारे काम करे होंगे जो मैंने अभी तक बताए, सब वीडियो को आपने एंजॉय किया है, आपने बहुत सारा प्यार दिया है, ढेर सारी वीडियो जो मैंने अभी तक अपलोड किए हैं। तो इस जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की अप्रोच है वो हमने यहाँ पर ख़त्म कर दी है। अब यहाँ पर हम लोग अगले क्लास में कवर करेंगे डिमांड क्या होता है एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, नोट्स बनाइए और ढेर सारे क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए फिर से आपको मैं बधाई देता हूँ, आप लोग अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करिए ताकि आपका सिलेक्शन आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी में हो सके, ठीक है। फिर मुलाकात होगी, तब तक आप क्या करिए, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद, वंदे मातरम।